ट्रंप चाइना विजिट को एक सक्सेसफुल विजिट कह रहे हैं। अगर ये वाकई सक्सेसफुल है तो क्यों चाइना का बिहेवियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए बहुत ही कोल्ड रहा? इसके अलावा क्यों ग्लोबल ऑयल मार्केट अभी तक अनसर्टन है और क्यों चाइना वॉशिंगटन के साथ फुली अलाइन होने को अवॉइड कर रहा है? क्योंकि ये विजिट एक सिर्फ डिप्लोमेसी तो नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन ग्लोबल इन्फ्लुएंस की सर्वाइवल के लिए था। और चाइना ने बहुत खामोशी से ये मैसेज दुनिया को दे दिया है कि बैलेंस ऑफ पावर अब चेंज हो रहा है। The world is entering into a very dangerous phase where Strait of Hormuz crisis is still going on. There is energy tension, oil prices are hiking, collapsing trust between the major blocs. Then there is a semiconductor wars, AI competition, de-dollarization efforts, and supply chain fragmentation. तो ट्रम्प पहुंचता है चाइना with the American business giants, tech leaders for some strategic interests. और मैसेज एक बहुत ही सिंपल था कि let's stabilize the system before it breaks. लेकिन चाइना का जो रिस्पॉन्स था वो एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस था, नॉट कन्फ्रंटेशन, नॉट सबमिशन। और जियोपॉलिटिक्स में साइलेंस का मतलब होता है एक बहुत ही पावरफुल मैसेज। तो असल प्रॉब्लम ये है कि चाइना इंपोर्ट करता है मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, और किसी भी किस्म की जो इनस्टेबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में वो डायरेक्टली थ्रेटन करती है चाइना की इंडस्ट्री को, उसकी एक्सपोर्ट को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को। लेकिन असल ट्विस्ट ये है कि चाइना यूएस को फुली ट्रस्ट नहीं करता इस क्राइसिस को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अगर हम इसको बीजिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, सबसे पहले तो ये कि यूएस बाकी कंट्रीज़ के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बनाता है थ्रू सैंक्शंस। सेकेंडली ये कि यूएस की जो मिलिट्री पोजिशनिंग है रीजन के अंदर, उसकी वजह से ये एस्केलेशन है वो इंक्रीज़ हुई। और तीसरा ये कि वाशिंगटन अभी भी चाहता है कि वो एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस रखे इन एनर्जी रूट्स के ऊपर। और चाइना को ये खतरा है कि जो यूएस की डोमिनेंस है एक कंट्रोल्ड ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, उसको वो कम्पीट करना चाहता है। और यही वजह है कि बीजिंग इज एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स सम अल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर्स, बेल्ट एंड द रोड एक्सपेंशन, देन यॉन बेस्ड सेटलमेंट्स, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एंड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्रॉस द यूरेशिया। और ये सब ऑयल से बहुत बड़ा है, क्योंकि दिस इज अबाउट हु कंट्रोल द फ्यूचर आर्किटेक्चर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। हो सकता है कि ट्रंप ने बहुत से स्ट्रेटेजिक अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया हो इस विजिट से, बट स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये यूएस ने बहुत सारे सेटबैक फेस किए हैं इस विजिट में। सबसे पहले तो ये कि बीजिंग ने किसी भी किस्म के वाशिंगटन के स्ट्रेटेजिक कैंप को ज्वाइन करने को अवॉइड किया, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी मेंटेन रखी, जिसका ये मतलब है कि चाइना ये चाहता है कि इकोनॉमिक इंगेजमेंट तो हो यूएस के साथ, लेकिन विदाउट जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंस। तो ये अमेरिकन टॉप बिजनेस टाइकून्स और एलिट्स इकट्ठे जब ट्रैवल कर रहे हैं एक उस वक्त जब एक दुनिया के अंदर इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो ये एक बड़ा एक स्पेशल और एक क्लियर मैसेज है, स्पेशली इन एआई, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड इन डेट प्रेशर। और चाइना को ये एक क्रिटिकल मूव बहुत पहले समझ आ गई थी कि अमेरिका को मार्केट स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए बजाय इसके कि वो अभी चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन में जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस ने एक बहुत ही डेंजरस रियलिटी को तो एक्सपोज किया, वो ये कि अगर जो एनर्जी रूट्स हैं ये अनस्टेबल हो जाएंगे तो ग्लोबल ट्रस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। और यही वजह है कि चाइना ने प्रिपेयर किया एक ऐसी दुनिया के लिए जहाँ पे ट्रेड जो है वो मल्टीपोलर होगा, जहाँ पे करेंसीज जो हैं वो डाइवर्सिफाइड होंगी, और जहाँ पे अमेरिका की जो फाइनेंशियल डोमिनेंस है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगी, नॉट ओवर द नाइट, ग्रेजुअली। और ये जो ग्रेजुअल शिफ्ट होती हैं दुनिया के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं उस वक्त तक जब तक लोगों को ये बात समझ आ जाए। इस सारी सिचुएशन को हम एक गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। द एंटायर सिचुएशन रिजेंबल अ रिपीटेड स्ट्रेटेजिक गेम बिटवीन द टू सुपर पावर्स, जिस पे अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करना है इससे पहले कि वो डिक्लाइन की तरफ चले जाएं। और चाइना की स्ट्रैटेजी ये है कि उन्होंने डिले करना है किसी भी किस्म की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और अपने इन्फ्लुएंस को खामोशी से बढ़ाना है। सो दिस इज़ अ क्लासिकल लॉन्ग गेम स्ट्रैटेजी। इन द गेम थ्योरी जो भी प्लेयर इमोशनली रिएक्ट करेगा वो हमेशा लूज़र होगा, और जो भी प्लेयर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, टाइम को कंट्रोल करेगा, वो लिवरेज गेन करेगा और विनर होगा। चाइना इस गेम को प्ले कर रहा है फॉर द टाइम और यूएस प्ले कर रहा है अगेंस्ट द टाइम। सो द डिफरेंस चेंजेस एवरीथिंग, क्योंकि चाइना को कोई इमीडिएट विक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। चाइना को सिर्फ ये चाहिए कि उसने सर्वाइव करना है लॉन्ग इनफ के लिए जहाँ पर वो ग्लोबल सिस्टम को रीबैलेंस कर सके नेचुरली।
और हमने देखा है कि ये ऑलरेडी हो रहा है. Here is my prediction under game theoretical framework. The next world order will not look like the old American-led system. So it will become more fragmented into some competing networks, जिनके अंदर हम American financial networks देखते हैं, Chinese trade and infrastructure networks हैं, रीजनल एनर्जी ब्लॉक्स हैं, AI एंड सेमीकंडक्टर अलाइंस होंगी. और फ्यूचर वॉर ज़रूरी नहीं है कि मिलिट्री के ऊपर ही स्टार्ट हों, ये इन चीज़ों के ऊपर भी स्टार्ट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल एनर्जी ब्लॉकेट्स के ऊपर, चिप रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, शिपिंग डिसरप्शन के ऊपर, साइबर वॉरफेयर के ऊपर और AI कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर. कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड अदर गल्फ कंट्रीज़ ये एज ए बैलेंसिंग पावर बिहेव करेंगी कंपीटिंग ब्लॉक्स के बीच में इन फ्यूचर. और एक चीज़ जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स और एनालिस्ट एक चीज़ को मिस करते हैं या वो ये बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड अभी भी यूनिपोलर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूनिपोलैरिटी की तरफ नहीं है, बल्कि एक ट्रांजिशन की तरफ जाना शुरू हो गया है बहुत ही खामोशी के साथ. और ट्रम्प का जो ये विज़िट है ये हमेशा से याद रखा जाएगा. ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस तो नहीं है, लेकिन इट विल रिमेंबर मोर लाइक द मोमेंट जब यूएस को ये रियलाइजेशन होगी कि वो अकेले अब दुनिया का जो फ्यूचर है उसको शेप नहीं कर सकता. माई फाइनल कॉमेंट, द रियल वॉर ऑफ द फ्यूचर इज़ नॉट जस्ट द मिलिट्री बट इट्स अबाउट द एनर्जी, नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी एंड द कंट्रोल ऑफ द ग्लोबल सिस्टम. And I guess China is preparing for all the four major sectors simultaneously.